पिछड़े से पिछड़ा देश भी ऐसा है जहां पर मशीनों से सफाई होती है, और भारत आज ऐसा देश है जो चांद तक तो पहुंच गया, लेकिन सीवर की सफाई करने के लिए उसे एक व्यक्ति को, एक इंसान को उतारना पड़ता है और उस इंसान को अपनी जान गंवानी पड़ती है। हम चंद्रयान 3 की सफलता को मनाने के लिए तैयार हैं, लेकिन जो लोग सफलता मनाने को तैयार हैं पहले उनको जिंदा तो रखिए। वो तो सीवर में जा करके मर रहे हैं, उनकी जानों की तो परवाह करिए, उनके लिए तो कुछ करिए, लेकिन उनके लिए किसी तरह का कोई खर्चा नहीं किया जाता। उनको 10,000 भी नहीं दिया जाता। अगर मृतक मर जाता तो उसको भी आंदोलन करना पड़ता है, उसको लास्ट उसकी डेड बॉडी लेकर के सड़क पर खड़े होना पड़ता है, जगह जगह चक्कर काटना पड़ता है। उसकी बेवा, उसके बच्चे अनाथ, वो सड़कों पर भटकते हैं कि हमारी कोई मदद कर दो, उनकी मदद के लिए कोई नहीं आता। लेकिन दिखावा, ढोंग, पाखंड और सारी दुनिया में छा रहे हैं, लेकिन अपने देश के लोगों की जान बचाने के लिए इनके पास कोई रास्ता नहीं। जिसके घर से सीवर में उतरने वाला व्यक्ति मर गया, उसके परिवार की कोई गारंटी सरकार के पास नहीं है। उसको अच्छी नौकरी, अच्छी सुरक्षा, अच्छा उसके बच्चों की शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है। यहाँ तक कि सबसे ज्यादा तो अगर शर्मिंदा होने की बात हो तो देश के अंदर आज भी सर से मैला उठाना और हाथों से मैला उठाना ही सब अपने आप में घृणा की बात है। यदि आपको स्वच्छ भारत अभियान का सजीव चित्रण करना है तो आप सीवर में उतर के दिखाइए। प्रधानमंत्री जी या कोई भी नेता या कोई भी एमपी वास्तव में देश को साफ सुथरा देखना चाहता है, या स्मृति ईरानी जो कह रही हैं कि हम साफ सफाई अभियान चला रहे हैं, तो जाइए ना फिर आप सीवर में भी तो उतर के दिखाइए। सीवर भी तो आपके ही देश का गंदगी है, सीवर भी तो हमारा ही गंदगी, सीवर भी तो हमारे देश का विषय है। जमीन पर दलितों के अधिकार छीने थे, वही लोग वहां पे कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र घोषित करो, यानी कि वो फिर से दलितों के अधिकार छीन सकें। तो भारत के अंदर आप अभी मध्य प्रदेश के सागर में एक लड़के को मार डाला। वो उसकी माँ बचाना है तो उसकी माँ का रेप कर दिया। उससे पहले उसकी बहन का रेप करने के लिए वो दबाव बना रहे थे कि उस रेप की जो तुमने एफआईआर लिखवाई है उसको समझौता करो। जब उस लड़के ने समझौता नहीं किया तो उसको मारा, उसकी बहन को नग्न करके उसको घुमाया गया, उसकी माँ को नग्न करके घुमाया गया, यानी कि पूरा परिवार तबाह कर दिया केवल इस बात पे कि तुम समझौता करो। तो जिस देश के अंदर मूंछ न रखने दिया जाता हो, जिस देश के अंदर जूती नहीं पहनने दिया जाता हो, और जिस देश के अंदर एक व्यक्ति, एक वर्ग विशेष की बहन बेटी को कीड़ा मकोड़ा समझकर, उसके शरीर को गर्म मांस समझकर जब खींचा जाता हो, जब नोचा जाता हो, तो ऐसी सोच के लोग आज फिर से मांग कर रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र घोषित करो। ऐसी ही सोच के लोग मांग कर रहे हैं कि हम वहां जाएंगे और पहले जाकर के जब ये लोग आएंगे तो इनके साथ हम प्रताड़ना करेंगे, इनके साथ हम वैसा ही शोषण करेंगे जैसे कि उस समय किया था। लेकिन याद रखे, देखिए संभुक का तो आप लोगों ने गला काट दिया था, ठीक है, वो घटना छुप गई, लेकिन आज आप किसी को सुई भी मारोगे तो वो घटना छुपेगी नहीं। सोशल मीडिया का जमाना है, ये दुनिया देखती है, और दुनिया देखती है तो बोलती भी, और बोलती है तो कहीं ना कहीं सरकारों के कान तक भी पहुंचती है। तो क्या लगता है चांद पर अधिकार मिलेंगे दलितों को, जिस तरह से वहां पर अभी जो है अपना दावा ठोक रहे हैं हिंदू? अगर ये हिंदू जाएंगे तो मुझे नहीं लगता किसी को अधिकार देंगे, ये तो नफरत फैलाएंगे, मुस्लिमों से नफरत फैलाएंगे। जीवन तो मिल जाए। ये अगर मैंने कहा ना, अगर ये जाएंगे तो ये तो सिर्फ नफरत फैलाएंगे। मैं तो कहती हूँ अगर इन्हें वहां जाना है तो चांद पर ये सारे जितने भी पंडे पुजारी हैं सब चांद पे चले जाओ और हमारा देश खुशहाल हो जाएगा, क्योंकि बीमारी है ये हमारे देश की सबसे बड़ी बीमारी यही लोग हैं। जिस दिन ये चले जाएंगे अपना हिंदू राष्ट्र वहां बना ले, हम इस पृथ्वी पर ही खुश हैं। लेकिन कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटाई तो लोगों ने कहा था कि वहां शादी करेंगे, वहां प्लॉट लेंगे, चांद की बात करने लग गए। पहले जम्मू कश्मीर में प्लॉट खरीद नहीं पाए हैं दलित और जो ओबीसी के लोग। ये वही पागल दिवालिया लोग हैं। जब 370 हटी थी तो कह रहे थे कि वहां पर हम कश्मीर में प्लॉट खरीदेंगे, प्लॉट खरीद सकते हैं। अभी तक किसी भक्त ने प्लॉट तो खरीदा नहीं है, ठीक है, लेकिन मीडिया ने सपने दिखा दिए, नेताओं ने सपने दिखा दिए। आज ऐसे ही पंडे पुजारी पाखंडी वो चांद के सपने दिखा रहे हैं। ये झूठे कल्पनाओं के सपने दिखाकर लूटते हैं, और जब वो सपने को विज्ञान पूरा कर लेता तो उस पर क्या करते हैं, अपना टैग लगा करके जबरदस्ती उसे अपना बना लेते हैं। तो ये दोगले दिखावटी लोग हैं। सफलता के लिए खुश तो होना ही चाहिए और हम सब खुश हैं, लेकिन एक तरफ ये है कि हम देश के लोगों को भी ऊपर उठना देखना चाहते हैं। हम खुश हो रहे हैं कि चंद्रमा पर हमने अपना सैटेलाइट भेज दिया और वो सफल हो गया, लेकिन हम ही देश के लोगों में, हमारे देश के कुछ नागरिक आज भी सीवर में उतरते हैं, मैला ढोते हैं, मैला सर तक पे उठाते हैं और सीवर में जाकर के वो अपनी जान तक गंवा देते हैं। हम चाहते हैं यदि हम चांद तक जाने की सफलता इस देश और दुनिया में जश्न मना रहे हैं, तो हम देश के अंदर जो नागरिक आज भी सबका मैला, गंदगी और सफाई करने में अपनी जान गंवा देते हैं, उनकी जान बचाने में भी हम एक एग्जाम्पल सेट करें पूरी दुनिया को कि हमारे देश में भी अब हम ये काम करने लगे हैं कि हम लोगों को गटर में नहीं उतारते हैं। उसके लिए हमारे पास मशीन है, यानी कि चांद पर जाने के लिए आप यंत्र बना सकते हो,
टेक्निकल आप इतने स्ट्रांग हो गए हो हम इंडिया के लोग, लेकिन अभी हमारी एक कमजोरी इतनी बड़ी है कि अभी हम गटर पे उतरने वाले, गटर में जाने वाले व्यक्ति के लिए किसी भी तरह की मशीन और सरकारों की ओर से कोई भी सेफ्टी उनके लिए जो सुरक्षा का यंत्र होता है वो अभी भी उनको नहीं दिया जा रहा है। पेट भूखा है, हाँ, और आप खुश होइए, क्योंकि दूसरा कोई कारण है खुश होने का। भूखे पेट भजन न होए गोपाला, ये इन्हीं का डायलॉग है। तो भूखे पेट आप कुछ लोगों को कह रहे हैं कि आप खुश होइए। वो व्यक्ति जो अभी भी गटर में बैठा है, और आपको पता है हर एक सप्ताह में एक सीवर में उतरने वाले व्यक्ति की मौत हो जाती है, यानी कि एक हफ्ते में एक मौत इस देश के अंदर होती है। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये संसद के आंकड़े हैं कि हर हफ्ते एक व्यक्ति मर जाता है सीवर में निकलने वाली जहरीली बेहोशी ऐसी गैसों की वजह से, जब वो उसकी सफाई करने के लिए सीवर में उतरता है। और देश के अंदर 1993 में जब इस देश में सर से मैला ढोने का और हाथों से मैला उठाने का जो प्रथा थी उस पर बैन लगाया गया, उसके बावजूद भी भारत में इस प्रथा का प्रचलन खूब तेजी से चलता रहा। फिर 2013 में इसका कानून बनाया गया, कानून बाकायदा संसद में पास हुआ। उसके बाद कानून के बाद भी आज भी देश के अंदर 100 में से 37 गांव ऐसे हैं जहां 100 में से 37 जिले ऐसे हैं देश के अंदर जहां आज भी सर पर मैला ढोया जाता है, हाथों से मैला उठाया जाता है। एक इंसान दूसरे इंसान का मैला उठाए, ऐसी प्रथा इस दुनिया के अंदर कहीं भी नहीं है। और शर्म है हम भारत के लोगों पर कि हम उन लोगों की इस पीड़ा को, इस परेशानी को छोड़कर हम खुशियां मनाने की बात करते हैं। हम कहते हैं कि कुछ लोगों की सफलता को अपनी सफलता मान लीजिए, कुछ लोगों की खुशी को अपनी खुशी मान लीजिए। क्यों? क्या वो लोग देश के नागरिक नहीं हैं? एक व्यक्ति मैला करेगा और दूसरा व्यक्ति उसके मैले को सर पे उठाएगा और हाथ से उठाएगा, क्या ये मानवता है? क्या अभी हम ये इंसान बन गए? क्या अभी हम ये कहलाने लायक बन गए कि हम इस भारत में, हम देश के नागरिक अपने ही देश के लोगों के प्रति संवेदना रखते हैं? क्या है लोगों के मन में इतनी संवेदना कि उनकी लड़ाई लड़ें, उनके बारे में बात करें? नहीं है। यदि होती तो आज इस जो खर्चे को हम 615 करोड़ रुपया खर्चा आज जो चंद्रयान पे हुआ है, उससे पहले इसको देखते कि हमारी जमीन पे हमने क्या कमियां हैं, हमारी इसको क्या ठीक किया जाए। लेकिन चंद्रयान 3 की खुशी की बात यह है कि विश्व में हमें खुश होना चाहिए। पर भारत की सरकारें, वैज्ञानिक जब विज्ञान अपने रिसर्च से, वैज्ञानिक अपनी मेहनत से किसी दूसरे प्लेनेट पर जाते हैं, विज्ञान की कोई सफलता होती है तो बहुत तेजी से इसको अपने नाम भुना लेती है, यानी कि उसको कैश करने की कोशिश करती है। पर सरकार अभी भी देश के अंदर ना तो विज्ञान दृष्टिकोण पर काम कर रही है, दुनिया भर के अंडे पंडे पखंडी पुजारी दुनिया भर का आडंबर फैला रहे हैं, अंधविश्वास फैला रहे हैं, लोगों को मानसिक गुलाम बना रहे हैं। इस देश के अंदर हर साल एक ऐसा सैटेलाइट बन सकता है जो सारे प्लेनेट पर जाने की क्षमता रखता है, सारे प्लेनेट पर। लेकिन आप विज्ञान पे काम तो करिए, आप तो पंडे पुजारी पखंडियों पे काम करते हैं, अंधविश्वास पे काम करते हैं। जिस दिन विज्ञान पे काम होगा, वैज्ञानिक सोच पे काम होगा, उस दिन हम हर साल किसी न किसी ऐसे काम को अंजाम देंगे जो दुनिया हैरत अंगेज रह जाएगी। तो चांद पे जो चंद्रयान ये पहुंचाए 3, इससे दलितों को कोई फायदा नहीं होगा? सीवर में जो काम करते हैं सफाई कर्मी, क्या उसको फायदा नहीं होगा इस पूरे चंद्रयान पे जो पूरा ये प्रोजेक्ट सफल हो गया है? उससे बताइए, एक व्यक्ति कई दिन से भूखा है, ठीक है, और बहुत भूखा है, और बहुत दूरी पर एक बहुत ही खूबसूरत थाली 36 भोजन की सजी हुई है, और उसको कोई दूसरा व्यक्ति खा रहा है। मान लीजिए वो मैं खा रही हूँ और आप बहुत दूर से देख रहे हैं और कई दिन के भूखे हैं, और मैंने उसको खा लिया, मेरा पेट भर गया। अब मैं आपसे कह रही हूँ कि आप खुश हो जाइए, मेरा पेट भर तो गया, खा तो लिया। क्योंकि हम छके हुए पेट के लोग ऐसे लोगों से कह रहे हैं जो अपनी हर दिन जान गंवा रहे हैं। आप अपने बच्चे की लैट्रिन उठाते हुए भी घिन करते हैं? उठा सकते हैं या उठाते हैं? अपने बच्चों की जो पोटी होती है वो भी माँ के अलावा दूसरा कोई व्यक्ति छूना नहीं चाहता। घिन आती है ना, नहीं छूना चाहता। तो आप सोचिए, इस देश के अंदर हम लोग, कुछ लोग उस मल को छोड़ते हैं, त्यागते हैं, और कुछ लोग हमारे जैसे इंसान उसको हाथों से उठाते हैं, सर पे उठाते हैं। कितना शर्मिंदा, कितना मतलब अमानवीय कृत्य है जो हमारे देश में हो रहा है। इसके लिए हमें शर्मिंदा होने की जरूरत है, इसके लिए सरकारों को शर्मिंदा होने की जरूरत है। इसके लिए हम मांग उठाते हैं कि देश की सरकार इस काम को पहले करे। मशीन को भी तो कोई व्यक्ति ही चलाएगा, मशीन को भी तो कोई व्यक्ति चलाएगा। क्यों मजदूर चाहेगा कि वो सीवर में उतरे, उस जहरीली गैसों को सूंघे और उस गंदगी को अपने अंदर एंटर करे और वो मर जाए उसके अंदर? पूरी दुनिया में कहीं भी व्यक्तियों के द्वारा सीवर की सफाई नहीं होती, मशीनों के द्वारा होती है। तो भारत में क्यों नहीं बन सकती है मशीन? पूरी दुनिया में जब
जब सीवर की सफाई, गटर की सफाई, अंदर तक की नालियों की सफाई मशीनों के द्वारा होती है और वो उन्होंने मशीनें बनाई, तो हमारे देश की सरकार मशीन क्यों नहीं दे रही है? और ऐसे मशीनें हैं, जब इस देश में आप मेट्रो चला सकते हैं विदेश की, इस देश के अंदर दुनिया भर का आप बिजली विभाग विदेशी कंपनियों को दे सकते हैं, एयरपोर्ट का ठेका विदेशी कंपनियों को दे सकते हैं, तो क्या सीवर मशीनों की सफाई का नहीं दे सकते क्या? दुनिया भर का आप विदेशों से आप पैक्ट कर रहे हैं, काहे के लिए जा रहे हैं आप दुनिया भर में अपनी अपनी वाहवाही करने के लिए? अपने मोदी जी आए हैं इस देश में, उस देश में, उस देश में, वहां जाकर ये अपनी आपके ये जो सच्चाई है ये अगर पता चलेगी तो वो क्या कहेंगे? देखिए इनके देश के लोग गटर में उतरते हुए मर जाते हैं, सफाई कर्मियों के लिए इनके पास कोई खास व्यवस्था नहीं है। लेकिन निर्देश जी, बड़ा सवाल ये है कि जब सीवर में 1 मरा, 2 मरा, 3 मरा, 10, 20, 100 मर गए, 200 मर गए, 300 मर गए, तो 350 मजदूर उसमें मरने उतरता क्यों? जो पता है कि इसमें सीवर में जहर होती है, तो क्या वो दूसरा काम नहीं कर सकता वो आदमी? बेहतरीन सवाल किया, बेहतरीन सवाल किया। इस देश के अंदर ऐसा एक समाज है भारत में जिसको ये बता दिया गया है कि तुम्हें सफाई ही करनी है। कास्टिज्म, वेद जिसमें ये कहते हैं धर्म, धार्मिक किताबें, मनुविधान जिसमें कहा गया कि भाई ये जो तबका नीचे रहता है ये मंजिल के ऊपर रहने वाले लोग हैं और मंजिल के नीचे रहने वाले लोगों का काम ये है कि ये देश की गंदगी साफ करेंगे। और एक बड़े तबके को ये बता दिया गया कि तुम्हें इसके अलावा कुछ करना नहीं और तुम कर नहीं सकते। उनकी जो क्षमता है उसको दबा करके उनके हाथ में एक काम दे दिया गया, उनको भी मानसिक रूप से गुलाम कर दिया गया। दूसरा, यदि वो उसका विद्रोह भी करते हैं तो उनको बेरोजगार रखा जाता है। बेरोजगारी जो होती है, भुखमरी जो होती है, इंसान को कुछ भी करने के लिए मजबूर करती है। देश की सरकारें जब रोजगार देंगी, उनको अच्छी सुरक्षा देंगी, जब देश में उन्हें रोजगार मिलेगा, आप बताइए, आप मीडिया का काम छोड़कर सीवर पर उतरना पसंद करेंगे? पसंद करेंगे? या मैं पसंद करूंगी? नहीं पसंद करूंगी, क्योंकि मैं अपना जीवन किसी और भी अच्छे काम से चला सकती हूँ। और इस देश के अंदर कोई भी व्यक्ति जब शिक्षित होगा, जागरूक होगा और कोई अच्छे रोजगार पर होगा तो वो उसे छोड़ करके सीवर की सफाई नहीं करेगा। सरकार उनको अच्छा रोजगार दे, क्यों जाएंगे वो सीवर में? क्यों जाएंगे वो जहरीली गैसों में? क्यों उतरेंगे वो तुम्हारी गंदगी में, गटर में? क्यों जाकर के अपने मुंह में, कान में, उनके पूरे शरीर में वो गंदगी भरती है और वो जाकर के बीमारी से मर जाते हैं? तो कुछ दिन बाद मर जाते हैं, सीवर में जाते ही मर जाते हैं उसके, क्योंकि इस तरह की, इस प्रकार की गैसों से हम 5 मिनट सहन नहीं कर सकते, उन्हें घंटों घंटों उसके अंदर रहना पड़ता है। तो देश के अंदर ये एक बहानेबाजी है, देश की सरकारें इसको ठीक नहीं करना चाहती है। दूसरी तरफ इस देश का जो एक बहुत ही नालायक निकम्मा वर्ग है जो हमेशा अपना जो प्रोपेगेंडा वो लोगों पर थोपता है, वो लोगों को आज़ाद नहीं देखता। बाबा साहब ने कहा था कि आप झाड़ू छोड़िए, कलम पकड़िए, तो वो क्यों नहीं पकड़ रहे हैं कलम? वो झाड़ू की तरफ क्यों जा रहे हैं वो लोग? देखिए, झाड़ू की तरफ जा रहे हैं, यही उनका सबसे बड़ा अपराध है। उनके खुद के नेता उनको कलम पकड़ना सिखाना नहीं चाहते। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जैसे कहा थी, बाबा साहब अम्बेडकर को मान ले, इन्होंने झाड़ू छोड़कर कलम उठाई है और कलम उठा करके उन्होंने झाड़ू छोड़ दी। उन्होंने अपना जीवन स्तर भी सुधारा है, उन्होंने अपने बच्चों की एजुकेशन सुधारी है। लेकिन शर्त यह है कि आपको बाबा साहब पढ़ना तो पढ़ेंगे। तो आप जिनको अपना भगवान मान रहे हैं उन्होंने कलम चलाई और आपके हाथ में उन्होंने झाड़ू क्यों दे दी? सवाल तो ये भी खड़ा होता है। लेकिन पीएम मोदी साहब भी झाड़ू पकड़ लेते हैं, केजरीवाल भी झाड़ू पकड़ लेते हैं, वो सफाई अभियान चला रहे हैं, स्वच्छता अभियान चला रहे हैं देश में। वो दिखावा है झाड़ू का। पहले कूड़ा फेंका जाता है, आपने वीडियो देखी होंगी, पहले कूड़ा बखेरा जाता है, उसके बाद में हमारे मंत्री लोग, हमारे एमपी लोग उस कूड़े को साफ करने का एक नाटक करते हैं, दिखावा करते हैं। तो दिखावे से सफाई नहीं होती है। अगर उतरना है, अगर आप झाड़ू लगा सकते हो तो किसी सीवर में भी उतर के दिखा दे। स्मृति ईरानी झाड़ू लगाकर दिखा रही है, पहले कूड़ा फेंकवा रही है, फिर झाड़ू लगा के दिखा रही है स्वच्छ भारत अभियान के तहत। लेकिन मोदी जी ने खुद पैर धोए थे सफाई कर्मियों के उत्तर प्रदेश में आकर के चुनाव के दौरान। उनके पैर धोने की जरूरत नहीं है, उनके दुख धोने की जरूरत है, उनकी अशिक्षा, अज्ञानता धोने की जरूरत है। उनको शिक्षा देने से उनका जीवन अच्छा बनेगा, उनको अच्छा रास्ता देने से अच्छा जीवन बनेगा, उनको गंदगी सफाई के काम से हटा करके उनको अच्छा रोजगार देने से उनका जीवन अच्छा बनेगा। पैर धोने से क्या होता है?